इंटरमीडिएट कॉलेज कचरा राजतला वाराणसी कक्षा 10 छात्रों, आज का हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के अध्याय 1 में वर्णमाला और प्रत्याहार का परिचय देखते हैं। भाषा शिक्षा हेतु व्याकरण शास्त्र के अध्ययन को ही अपूर्व साधन माना गया है। इसमें कहा गया है कि भाषा शिक्षा जो है वह व्याकरण शास्त्र के अध्ययन को अपूर्व साधन माना गया है। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के प्रतीक को ही वर्ण कहते हैं। अनेक वर्णों के मिलने पर शब्द और अनेक शब्दों के मिलने पर भाषा बनता है। भाषा को नियंत्रित करने के लिए ही व्याकरण के नियम बनाए गए हैं। संस्कृत हमारे विश्व की सबसे अधिक सर्वाधिक समृद्ध और प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा का व्याकरण अति प्राचीन तथा वैज्ञानिक है। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र भी कहा जाता है। माहेश्वर का अर्थ होता है शिव जी, अर्थात महर्षि पाणिनि की उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने 14 बार अपना डमरू बजाया। उससे जो ध्वनि निकली वह 14 सूत्रों के रूप में रूपांतरित हुई। अब ये 14 सूत्र जो हैं निम्नलिखित हैं। अ ई उड़ पहला है, दूसरा ऋलृक, तीसरा एओंग, चौथा एओच, पांचवा हैवरट, छठवां लड़, सातवां यमंगणनम, 8 झभैया, 9 घड़दस, झबगड़दस 10 है, 11 खफछठ था चटतौ, 12 कपय, 13 सससर, 14 हल। इसके बाद आता है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण का अर्थ जानते हैं। वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है अक्षर अथवा ध्वनि। अक्षर अथवा ध्वनि का मतलब मानव मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका कोई विभाग न हो सके। जैसे होता है अ ई उ क च ट इत्यादि। संस्कृत में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, जिसे संस्कृत में अच कहते हैं। दूसरा व्यंजन, जिसे संस्कृत में हल कहते हैं। अब पहले इसका जानते हैं स्वर अथवा हल। स्वर मतलब वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर अथवा अच कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब इसमें देखते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है इसको देख लेते हैं या समझ लेते हैं। जिस स्वर के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है, अ ई उ री रे। उसी तरीके से दूसरा दीर्घ स्वर है। जिस स्वर में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, आ ई उ री ए ओ औ। तीसरा है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण अथवा ध्वनि में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें जैसे भी कर सकते हैं, जैसे ओम इत्यादि। अभी तो हम लोगों ने स्वर अथवा अच वर्ण को पढ़ लिया। अब दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब ये व्यंजन वर्ण क्या होता है इसको जान लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। अभी तो आप लोगों ने देखा कि स्वर वर्ण में क्या होता है, स्वर वर्ण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती थी, लेकिन इसमें क्या है, इस व्यंजन वर्ण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसे संस्कृत में हल व्यंजन भी कहते हैं। जैसे आ, क, ख, ग, व इत्यादि। व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा उसमें व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। अब आते हैं इसमें स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन को जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा जिनका
स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग। अब क वर्ग में क्या होता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग है। अब ये क वर्ग का मतलब होता है क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग, यानी इनके जो इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं ये क्या हो गया, इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी क ख ग घ अंग। च वर्ग इसी तरीके से च छ ज झ यहाँ भी है, यानी च वर्ग के अंतर्गत ये सभी वर्ण आ जाते हैं। उसी तरीके से ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़, ये वर्ग इस वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अड़ आता है। त वर्ग के अंतर्गत भी त से न तक के वर्ण आते हैं, तो जैसे त थ द ध न। प वर्ग में भी प से म तक के वर्ण आते हैं, प फ ब भ म। ठीक है, आगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है इसको जानते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, यानी जिसे हम कह भी सकते हैं कि जो आंतरिक या अंतः से निकलता है उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसे यड़ भी कहा जाता है। जैसे य र ल व, ये सभी क्या हैं? अंतःस्थ वर्ण हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? इनके उच्चारण वायु घर्षण करती हुई बाहर आती है, यानी इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो वायु क्या होती है? घर्षण करती है, यानी रगड़ से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं इनके उच्चारण वायु घर्षण करती हुई बाहर आती हैं, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं या 3 होते हैं। जैसे क प्लस स, इन दोनों से मिलकर जो वर्ण बना है छ है, यानी छत्री छ है। त प्लस र, इन दोनों से वर्ण बना है क्या है? त्र। ज प्लस य से मिलकर बना है ज्ञ। ठीक है, ये क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, अब अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे कम, स, नम आदि। विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? अब इस विसर्ग को जान लेते हैं। ये संस्कृत में बहुत ही इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है, इन सबको जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जानते हैं। विसर्ग क्या होता है? वर्ण की अंतिम ध्वनि ह को स्पष्ट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए या प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है या होता है। जैसे होता है रामः बालकः वृक्षः। अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण क्या होता है? क वर्ग से प वर्ग तक के सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, जैसे अंग, इ, अड़, न, म को अनुनासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है, अर्थात कह सकते हैं नासिका से बोलना पड़ता है, इसलिए इसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब तो इतना जानने के बाद हम क्या करते हैं? अब क्या देखेंगे? वर्ण, उनका उच्चारण स्थान और उसका सूत्र। ठीक है, जैसा हमने लिखा भी है वर्ण तथा उच्चारण स्थान एवं सूत्र। तो वर्ण देखते हैं, वर्ण क्या क्या है। तो वर्ण में सबसे पहले अ, क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ, और इसका सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम सूत्र का अर्थ क्या होता है पहले ये भी जान लेते हैं। इसी में अकुह विसर्जनीय नाम यानी अ, क, ख, ग, घ, ये जो है यानी अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ई, च, छ, ज वर्ण में आते हैं ई, च, छ, ज, झ, इय, य, श। इसका उच्चारण स्थान तालु है। इसका सूत्र क्या है? इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम का अर्थ होता है, यानी इस सूत्र का अर्थ है ई, च वर्ग, य और श का उच्चारण स्थान तालु है। ऋषि र, ट, ठ, ड, ढ, अड़, र और षटकोश। तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसका सूत्र क्या है? ऋष्टु रसाणाम मूर्धा।
तो यानी इस सूत्र का अर्थ जान लेते हैं। ऋतु यानी ऋषि र ट वर्ग और यानी ऋषि र ट वर्ग र और षटकोर स, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋ त थ द ध न ल और श, इसका उच्चारण स्थान दंत है। और सूत्र है ऋतु लशानाम दंता। ऋतु लशानाम दंता का इस सूत्र का अर्थ है ऋ त थ द ध यानी ली त वर्ग ल और श का उच्चारण स्थान दंत है। आगे उ वर्ण में उ प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और सूत्र है उपपद्यमानिनिया नाम ओष्ठौ, यानी इस सूत्र का अर्थ है उ प वर्ग, ठीक है, का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आगे यम इय म अंग अड़ न, इसका उच्चारण स्थान नासिका। इसका सूत्र है इयम मंगड़ना नाम नासिका च। तो इसका अर्थ दिया है, इसका अर्थ बता देते हैं सूत्र का। इय म अंग अड़ न, ये जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका है। ए कंठ यानी ए का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु, यानी कंठ और तालु दोनों हैं। तो इसका सूत्र है दैतो कंठ तालु, यानी ए इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ यानी वर्ण में ओ अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों हैं। तो इसी तरीके सूत्र दिया है उदौतोह कंठोष्ठम। ओ औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। व दंत यानी उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ। सूत्र है वकारस्यम दंतोष्ठम। इस सूत्र का अर्थ है व का उच्चारण स्थान दंत यानी दांत और ओठ दोनों हैं। यह हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है वर्ण परिचय। अब आगे आते हैं प्रत्याहार, यानी अगला चैप्टर